चलिए, तो रिकॉर्डिंग ऑन है। एक बार दोबारा देख लो, किसी को अगर ऐप बनाने में कोई कन्फ्यूज़न है किस तरह से ऐप क्रिएट होगा, और फिर थ्योरी पार्ट स्टार्ट कर लो। तो डी ड्राइव में जैसे कि हमारा वर्क होता है क्लास रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग के अंदर MWF, तो अपना बैच टाइम है 3:30 to 5, मंथ चल रहा है मई जून 25। तो यहाँ पर एक फोल्डर बना लेंगे जून 25, और यहाँ पर हम लोग अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर आप लिखेंगे CMD, ठीक है, और यहाँ पर आपने लिखना है NPX क्रिएट रिएक्ट ऐप, और ऐप का नेम आप जैसे कि माई ऐप या माई रिएक्ट ऐप कुछ भी रख सकते हो। इतना काम आपने कर लेना है और ये आपका पार्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर जो स्किप किया है वो नोड का इंस्टॉलेशन स्किप किया है। नोड का इंस्टॉलेशन आपको पता है मेरे इस पीसी में ऑलरेडी अवेलेबल है, तो वो काम कर जाएगा। आपको मिल जाएगा। तो जैसे कि अभी हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, हमारा npm इंस्टॉल करने का ऑप्शन आ रहा है ना, नोड पैकेज मैनेजर, ये हमने लास्ट क्लास में भी देखा था ना। तो क्या करेंगे, इसको यहाँ से कॉपी और यहाँ पेस्ट नहीं करेंगे, एक नया CMD लॉन्च करके ग्लोबल में डाल देंगे इसको। तो npm मतलब नोड पैकेज मैनेजर, और आप इसको पूरा इंस्टॉल भी ना लिख के आई भी लिख दोगे तो भी इसका मतलब इंस्टॉल ही होता है। -G मतलब ग्लोबली, आप किसी भी ड्राइव में ऐप बनाओ, C ड्राइव, D ड्राइव या किसी फोल्डर में, सब जगह पर काम करेगा। npm @ का फ्लैग, @ हम लोग फ्लैग बोलते हैं इसके अंदर, ये वर्जन कंट्रोल के लिए लगाया जाता है। आपको कौन सा स्पेसिफिक वर्जन इंस्टॉल करना है वो आगे आप नंबर लिख सकते हो। तो फिलहाल यही लेटेस्ट है, तो अपना जो ये है वो अपडेट हो चुका है। अभी हम लोग जाके यहाँ पर चेक करेंगे npm-v, तो ये देखो 11.4.1, और यही हमने रिक्वेस्ट किया था डालने के लिए। नोड का इसमें आउटडेटेड होगा वर्जन, node-v 22.14। हमने कौन सा डाला था अपने लास्ट क्लास में, यही था, यही था, तो सही है, ऑलरेडी लेटेस्ट है अपने पास। तो यहाँ देखो सब कमांड लिखे हुए हैं। डेवलपमेंट सर्वर चलाना है तो npm स्टार्ट, ठीक है। तो यहाँ से आप लिखो cd, हमारी ऐप का नेम है माई ऐप, और यहाँ पर आप लिखेंगे कोड स्पेस डॉट एंटर, और VS कोड में लोकेट हो जाएगा ऑटोमेटिक। दिखाओ दिखाओ, अच्छा, जितनी बार प्रोग्राम मतलब, अब जैसे मान लो मैंने ये सब कर लिया, मैंने सब बंद कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। VS कोड तो आपकी लास्ट लोकेशन याद रखता है ना, VS कोड में चले जाओ, आपकी ऐप ही खुलेगी डिफ़ॉल्ट। सीधे टर्मिनल में आ जाओ, Ctrl+Tilde दबा के, वॉल्यूम क्यों घटता है यार ये बार बार, और बस यहाँ जाके लिख दो npm स्टार्ट। मैंने बताया था जैम की तरह, यहाँ ये नहीं पहले जाओ जैम चलाओ फिर अपाचे रन करो, MySQL रन करो फिर चलेगा, ऐसा कुछ नहीं, सीधे कटैक में एकदम चालू। बस पहली बार जब स्टार्ट करोगे तो थोड़ा सा टाइम लगता है इसको। अब जैसे मान लो आपने सर्वर बंद कर दिया, सर्वर बंद करने के लिए क्या करना पड़ता है, 2 बार Ctrl+C, सर्वर बंद। अब आप पेज को रिलोड करोगे, एरर आ जाएगा देखो, क्योंकि सर्वर बंद हो चुका है। अब देखो npm स्टार्ट करो, फटाक से सर्वर ऑन हो जाएगा, और इधर तुम्हारा ऑटोमेटिकली आउटपुट आ जाएगा। अब नहीं लगाना टाइम। तो पहली बार जैसे आप जब वो चलाते हो ना MySQL और जो अपना एडमिन होता है, तो उधर टाइम लगता है, वैसे इसको भी थोड़ा सा टाइम स्टार्टिंग में चाहिए होता है। किसका, रिएक्ट का लोकल होस्ट के साथ क्या रिलेशन है? अच्छा, तो PHP में क्या होता है वैसे? नहीं, लोकल होस्ट का मतलब बताओ, वो सब मत बताओ। नहीं नहीं नहीं, खाली लोकल होस्ट का मतलब बताओ।
उसका इंटरनेट से क्या लेना देना। आपके सिस्टम में जो भी हो वो जाके वहाँ जाके स्टोर होता है लोकल होस्ट और नेट होगा फिर क्या होगा। में। नेट से कुछ भी लेने देने नहीं मैं वही तो कह रहा हूँ, तो ये तो कोई आंसर नहीं ना। नेट, देखो लोकल होस्ट का मतलब ये होता है हमारी जो लोकल मशीन है इसको एज अ सर्वर ट्रीट कराना। लोकल होस्ट मतलब सर वेबसाइट कहाँ से होस्ट होती है, सर्वर से। लोकल होस्ट का मतलब ये हुआ कि आपने अपनी मशीन को एज ए सर्वर यूज़ कर रहे हो। तो सीधी सी बात है, रिएक्ट क्या है, फ्रंट एंड या बैक एंड। फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए यूज़ होती है, लेकिन जब ये चलती है तो चलती किसके ऊपर है, नोड के ऊपर, तो इसलिए लोकल होस्ट है। समझ गए। कौन आया, सलीम। सलीम मेरी 4 बजे का क्या सिस्टम है यार, जरा थोड़ा सा आज इस रात से पर्दा उठाई दो तुम यार। सलीम। हाँ कुछ आया है। अरे नहीं सॉरी क्यों यार, हम तो 4 बजे का वो जानना चाह रहे हैं, सॉरी की क्या बात है इसमें। सलीम कह रहे हैं सब लोग ज्वाइन कर लो उसके बाद मैं आऊँगा। तुम लोग टाइम वेस्ट करते हो। भाई ये सेहत का सवाल था इसलिए मैंने पूछ लिया। चलो शुरू करते हैं भाई। हाँ जी, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक देखा था, इंट्रोडक्शन हो गया था ना अपना, और हमने सीडीएन के थ्रू इसको चलाना सीख लिया था। तो ये वाला पार्ट हम लोगों ने अपना कंप्लीट किया था इस तरह से। चलो तो आज का अपना पार्ट है अपग्रेड को लेके। तो मान लो कि अगर आपके कंप्यूटर में या आप कहीं जॉब पर जाते हो और आपके पास रिएक्ट का कोई पुराना ऐप आ जाता है मेंटेनेंस के लिए, ठीक है, तो अपग्रेड कैसे करोगे। क्योंकि देखो अगर आज की डेट में आप इंस्टॉल करो तो ऑटोमेटिकली लेटेस्ट इंस्टॉल होगा आपके पास। चलिए, so upgrading an existing React application to version React 18 only requires two steps. First, हमें create React app को upgrade करना होगा. So if you are already using the latest version of create React app which uses React version 18, you can skip this select section. So अभी हम लोगों ने जो ऐप बनाई हमने क्या यूज़ किया था, create React app, इसी से बनाया ना हमने, तो यानी कि हमें ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब इंस्टॉल करने का तरीका क्या है उसको ज़रा देखेंगे। टू इंस्टॉल द लेटेस्ट वर्जन फ्रॉम योर प्रोजेक्ट फोल्डर, प्रोजेक्ट फोल्डर से मतलब क्या है कि भाई जब हम लोग यहाँ पर होंगे टर्मिनल में तो हमारी ऐप का नेम आना चाहिए। हमारी ऐप का नेम क्या है, माई ऐप, तो आपको इस फोल्डर में होना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपने यहाँ लिखना है npm आई, या कंप्लीट लिख दो इंस्टॉल, बात एक ही है, आई भी इंस्टॉलेशन का ही काम करेगा। आपने लिखना है रिएक्ट एट द रेट लेटेस्ट, ठीक है। तो इससे क्या होगा, रिएक्ट अगर 16 होगा तो ऑटोमेटिकली लेटेस्ट में स्विच हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्ट डैश डोम, ठीक है। तो आपका जो डोम है उसमें फ्लैग लगा देना एट द रेट लेटेस्ट। एक साथ हम दो चीज़ें एक ही कमांड में अपडेट कर रहे हैं। तो हम लोग नोड पैकेज मैनेजर में इंस्टॉल कर रहे हैं पहला और ये दूसरा कमांड। तो दो कमांड वन गो में आपकी चल जाएंगी, नहीं तो आप दोनों को अलग अलग भी चला सकते हो। अब नए और पुराने में डिफरेंस कैसे पता चले कि कौन सा नया कौन सा पुराना है। सो यूज द न्यू रूट एपीआई इन ऑर्डर टू टेक एडवांटेज ऑफ रिएक्ट 18 को करंट फीचर्स यू विल नीड टू यूज द न्यू रूट एपीआई फॉर क्लाइंट रेंडरिंग। पहले के टाइम में ये सिस्टम होता था, अभी नए में क्या चेंज आया है, कुछ ये वाला। तो चलो कैसे पता लगाएं इसको। आपको कहाँ जाना है, सोर्स फोल्डर के अंदर। सोर्स फोल्डर के अंदर हमें क्या मिलेगा, इंडेक्स। हमारे में क्या लिखा हुआ है, रिएक्ट डोम स्लैश क्लाइंट, तो यानी कि 18 है, ठीक है।
तो एक तो ये आपको लाइन को चेक करना है। पुराने वाले वर्जन में क्या होता था, आपको क्लाइंट नहीं लिखना होता था, ये डिफरेंस दिखाई दे रहा है। दूसरा, जब हम लोग इसको रेंडर करते थे तो सीधे आप यहाँ पर जाके अपनी ऐप का नेम और किसके अंदर डालना चाह रहे हो ये बता देते थे। अब देखो यहाँ पर भी आपको मिलेगा, हम इस index.js के अंदर जो कॉल कर रहे हैं फाइल, उसका नेम क्या है, app.js। जो आप यहाँ ब्राउजर में देख रहे हो, इधर इसको खोलो जरा, ये वाली फाइल, ये कौन सी फाइल है, मैंने आपको लास्ट क्लास में दिखाया था, ये app.js फाइल है। app.js फाइल के अंदर आप जो मर्जी बनाओ वो ऑटोमेटिकली यहाँ से एक्सपोर्ट होगा, एक्सपोर्ट होके जहाँ हमने इसको इंपोर्ट कराया होगा और जहाँ हमने इसको रेंडर कराया होगा, ठीक है। इसके बाद डेटा कहाँ जाता है यहाँ से निकल के, तो आप देखोगे हमने क्या लिख रखा, गेट एलिमेंट बाय आईडी में रूट। इस फाइल से डेटा निकल के जाता है पब्लिक फोल्डर के अंदर, और यहाँ पर आपको रूट का एक वो दिखाई देगा, एलिमेंट मिल गया। तो डेटा वाया वाया होते हुए पहुँचता है वहाँ तक। और अब कमाल की बात ये देखो, अगर मैं इस पेज को कंट्रोल यू प्रेस करूँगा तो कुछ नहीं आएगा, सिर्फ इतना ही पार्ट आएगा। अब ये कौन सा पार्ट देख रहे हो आप, जो आपका index.html है। देखो अभी तक आप लोग रिएक्ट में या फिर PHP में जो प्रोजेक्ट बनाते आ रहे, तो वहाँ पर क्या होता था, जैसे अगर होम पेज है तो index.php, या फिर अगर डायनामिक नहीं है तो index.html। यहाँ पर पूरे रिएक्ट एप्लीकेशन में एक ही HTML पेज होगा और कोई पेज ही नहीं होगा, ठीक है। ओनली वन HTML पेज जो कि आप देख रहे हो यही है, और इसमें भी तुम्हें कुछ नहीं करना, ठीक है, यही डिफ़ॉल्ट जाएगा। डेटा कहाँ से आएगा, मैंने जैसे आपको लास्ट क्लास में बताया था, वर्चुअल डोम का इस्तेमाल करता है ये। अगर आप कंट्रोल यू करोगे कुछ नहीं दिखाई देगा, लेकिन अगर आप इंस्पेक्ट करोगे तो आपको रूट के अंदर सारा डेटा दिखाई देगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर अभी देखो यहाँ पर रूट ब्लैंक है, बट अगर मैं यहाँ पर इंस्पेक्ट करता हूँ, रिस्पॉन्सिव को बंद कर देता हूँ, तो देखो इसके अंदर क्या है, डिव क्लास ऐप। अब ये देखो, अगर मैं ऐप की फाइल ओपन कर दूं तो यहाँ पर क्या है, डिव क्लास ऐप, ठीक है, लिखा आ रहा है ना। तो ये डेटा डायरेक्टली मुझे कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर, लेकिन दिख ऐसा रहा है जैसे ये सेक्शन डायरेक्ट हम लोग देख रहे हैं, लेकिन ये डेटा यहाँ पर डिज़ाइन हुआ, एक्सपोर्ट हुआ, index.js में इंपोर्ट हुआ, यहाँ रेंडर कराया, और इसने इस डेटा को कहाँ रेंडर कराया, रूट एलिमेंट के अंदर, और ये रूट आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा कोई लेना देना ही नहीं है, हमें इसमें कुछ करना ही नहीं है। क्या करना है वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, कितनी चीज़ें आप इसमें चेंज करोगे जिससे आपका काम होगा। तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल के लिए दिखाया होगा लास्ट क्लास में, अरीना का जो लेटेस्ट प्रोजेक्ट अपना बनाया, पहले PHP होता था, अब रिएक्ट में आ गया। अब ये पूरा प्रोजेक्ट बन के तैयार है बहुत बढ़िया से। दिक्कत क्या है, जिसने बनाया अभी वो प्रो नहीं है बंदा। हर बार इन्हें कोई ऐसा बंदा मिलता है जिसको पूरी जानकारी नहीं होती है। अब जैसे यहाँ पर देखो पहला पेज क्या लिखा है, बेस्ट एनिमेशन कोर्सेज एंड एनिमेशन इंस्टीट्यूट इन इंडिया, अरीना एनिमेशन। एसईओ की गाइडलाइन का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया है, क्योंकि ट्रिपल डॉट नहीं आ रहा है। ट्रिपल डॉट आता तो यानी कि 60 कैरेक्टर की जो लिमिट होती है हमारी वो ब्रीच हो जाती है। जैसे कि फ्लिपकार्ट, आप जाओगे तो ट्रिपल डॉट आएगा लिखा हुआ, लिखा रहा ना लास्ट में सेकंड लाइन के अंदर, यानी कि इन्होंने टाइटल की जो लिमिट है उसको ब्रीच किया है। बट फेमस इतने ज़्यादा तो फ़र्क नहीं पड़ता। अब इन्होंने सब बढ़िया किया। अब आप इनके किसी भी पेज में चले जाओ, जैसे हम सेंटर को सेटअप करने गए, टाइटल चेंज ही नहीं हो रहा है ना। आप न्यूज़ एंड मीडिया में आ जाओ, कोई वही नहीं हो रहा, डेटा तो आ रहा है। अब देखो एंड यूज़र तो वहाँ ध्यान नहीं देता, भाई हम तो ठहरे डेवलपर, तो हमें तो देखना पड़ेगा इन सब चीज़ों को, क्योंकि रिएक्ट की वेबसाइट बना तो लोगे लेकिन एसईओ कैसे कराओगे, फंस जाओगे ना, क्योंकि यहाँ तो अलग अलग पेज है ही नहीं। तो यहाँ पर अभी इनको ये नहीं पता ये काम होगा कैसे। दूसरा एक और जो प्रॉब्लम है इसके अंदर वो भी देखो, एक तो यहाँ पर ये टाइटल नहीं चेंज हो रहा है, राउट इन्होंने बहुत अच्छे से चेंज करा लिया, राउट कोई बड़ी चीज़ नहीं होती है इसके अंदर। दूसरा, पूरी वेबसाइट का अगर मैं किसी भी पेज का आपको कंट्रोल यू करके दिखाऊं, यहाँ देखो ध्यान से, वही आ रहा है ना डिफ़ॉल्ट जो होता है, ठीक है।
इसके अलावा आपको कुछ और मिलेगा नहीं। जैसे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, एग्जाम्पल कंट्रोल ए कंट्रोल सी, अगर ये कहीं और मैच होगा, मैंने प्रेस किया कंट्रोल यू कंट्रोल एफ कंट्रोल वी, ठीक है, तो अच्छा पूरा डेटा इसमें लोड नहीं हो पाया, इसकी लिमिट की दिक्कत आ रही है। बट आप देखो हर जगह पर सेम ही चीज़ मिलने वाली है आपको, ठीक है। लेकिन डेटा देखो इसके अंदर डायनामिकली पहुंचा हुआ है। अगर मैं इंस्पेक्ट करूंगा तो आपको कहाँ मिल जाएगा, देखो रूट के अंदर सारा डेटा दिया हुआ है, डेटा इसमें आ रहा है। तो वेबसाइट तो बना लोगे, लेकिन टाइटल वगैरह चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे अब जीमेल पर ध्यान दो, देखो यहाँ भी जीमेल को मैं एक बार रीलोड करा लेता हूँ, लोडिंग हो गया। अब यहाँ पर देखो इनबॉक्स लिखा रहा है, क्यों? क्योंकि मैं इनबॉक्स के अंदर हूँ। अगर मैं स्टार पर क्लिक करूँगा तो देखना ऊपर चेंज होगा, अभी लोड होने दो। देखो मैंने स्टार पर क्लिक किया है ना, तो ऐसा ही कुछ होना चाहिए। तो इसके लिए भी एनपीएम यूज़ होते हैं अलग अलग तरह के, तो मैं आगे आपको सिखाऊंगा। इसके लिए टेक्निक आती है हेलमेट, तो आपको हर एक पेज को हेलमेट पहनाना पड़ेगा, तब जाकर डेटा आएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर नया वाला जो हमारा रिएक्ट का वर्जन है उसमें आपको लिखना होगा इस तरह से। और रूट एक हमारा वेरिएबल है, ठीक है। वेरिएबल के टाइप हमें पता है कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो कांस्टेंट यहाँ पर वेरिएबल है अपना रिएक्ट डोम डॉट क्रिएट रूट, और रूट कहाँ क्रिएट हो रहा है, इस आईडी के थ्रू, है ना। बस रूट को रेंडर कराओ, और रेंडर में ये बता दो हमें कौन सी फाइल को रेंडर करना है, या फिर आप इसके अंदर सीधे पाथ दे दो, जैसे कि हमने यहाँ इंडेक्स के अंदर डिफ़ॉल्ट देख रहे हैं, ठीक है। इस तरह से ही पास कर सकते हैं, तो भी अपना काम हो जाएगा। तो काम करने के बहुत सारे तरीके हैं। सो योर एप्लीकेशन विल वर्क विदाउट यूजिंग द न्यू रूट एपीआई इफ़ यू कंटिन्यू टू यूज रिएक्ट डोम डॉट रेंडर, योर एप्लीकेशन विल बिहेव लाइक रिएक्ट 17, ठीक है। तो आपने इसके साथ चाहोगे तो आपका 18 चलेगा, नहीं तो 18 के अंदर इसके साथ 17 रेंडर होगा। 18 वाला फीचर आपको नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो ये मुझे आपको डिफरेंस दिखाना था। आपको अगर यहाँ पर दिखाई दे रहा है रिएक्ट डोम क्लाइंट, समझ जाओ कौन सा रिएक्ट है, लेटेस्ट वाला है, ठीक है। बात करेंगे इसमें HTML को रेंडर कैसे कराया जाता है, ऐसी बात है। चलो, so React's goal is in many ways to render HTML in a web page. React renders HTML to the web page by using a function called createRoot and its method render. The createRoot function जो हमने अभी यहाँ देखा, ठीक है, createRoot, तो यहाँ पर क्या है, बनाना ब्रैकेट है ना, तो क्या हुआ, फंक्शन। So createRoot function takes one argument and HTML element. तो एलिमेंट कौन है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी रूट, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं उसका नेम रूट ही होगा, भाई आईडी है तो मेरी मर्जी, मैं कुछ भी रख सकता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट उन्होंने उसका नेम रूट दिया, मीनिंगफुल नेम है। बट अगर मैं यहाँ जाके अगर लिख दूँ उसका नेम डेमो, तो मुझे मना थोड़ी ना कर देगा भाई। मुझे बस यहाँ ला के इसको अब बताना पड़ेगा कि भाई हम डेमो में रेंडर कराना चाह रहे हैं, और सर्वर यहाँ से चला दो, npm स्टार्ट कटैक, ये स्टार्ट हो जाएगा अपना यहाँ से, और ये लीजिए आउटपुट आएगा। अब यहाँ पर कंट्रोल यू प्रेस करके आप देख लो, देखो डेमो आपको दिख रहा है, इंस्पेक्ट करके देख लो, डेमो के अंदर डेटा हमारा कॉल हो रहा है। बट ऐसा हंकी फंकी नेम नहीं रखना है, मतलब कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप काम करो कल को कोई और काम करो उसके लिए दिक्कत हो। सो बेटर इज़ की मीनिंगफुल नेम रहने दो। तो रूट बेस्ट नेम है, बट चेंज किया जा सकता है, ठीक है ना। हमने वापस से अपडेट कर दिया, वापस आएंगे। The purpose of the function is to define the HTML element where a React component should be display. तो जैसे मैंने भी डेमो रख दिया तो डेमो में मेरा डेटा डिस्प्ले हो गया, रूट कर दिया तो रूट के अंदर आपका डेटा जो है वो डिस्प्ले होगा। नेक्स्ट आता है रेंडर मेथड। The render method is then called to define the React component that should be render. But render where? कहाँ होगा? There is another folder in the root directory of your React project named public. देखा ना, मैंने public का folder होता है। In this folder there is an index.html file. You will notice a single div in the
body of this file there, this is where our React application will be rendered. तो ये आपका पार्ट होता है इंडेक्स के अंदर जहाँ पर हमारा डेटा रेंडर हो रहा होता है. नेक्स्ट, सो डिस्प्ले अ पैराग्राफ इनसाइड एन एलिमेंट विद द आईडी ऑफ रूट. तो देखो, आप रेंडर के अंदर HTML एलिमेंट को भी पास कर सकते हो या फिर आप किसी कंपोनेंट को भी पास कर सकते हो. तो फिलहाल जो आप यहाँ पर देख रहे हो ये वाला पार्ट, अब ये जो app.js फाइल है, नॉर्मली हम लोग इसको कहते हैं कि पेज है, बट रिएक्ट की लैंग्वेज में इसको कंपोनेंट बोला जाएगा, क्योंकि ऐप जो है वो डायरेक्ट रेंडर नहीं हो सकता. ऐप डिपेंड है इंडेक्स पर, और इंडेक्स डेटा भेजता है index.html को. तो यहाँ ध्यान रखना, जब हम लोग कुछ भी बनाएंगे तो एक फोल्डर हमें बनाना होता है न्यू करके, जिसका नाम हम लोग रखते हैं कंपोनेंट्स. कंपोनेंट्स वो फोल्डर होता है जिसके अंदर वो फाइल्स रखोगे जो रीयूज़ होंगी. अब जैसे आप कोई वेबसाइट बनाओगे तो हेडर, फुटर, नैप बार, साइड बार, इस तरह की चीज़ें क्या होंगी, या साइन इन साइन अप का जो फंक्शनैलिटी होगा वो आपका कंपोनेंट होगा, रीयूजेबल. अगर पेजेस बना रहे हो तो पेजेस का फोल्डर बनाओ, ठीक है, और सारे पेजेस उसमें रखो. सबको मिक्स मत कर लेना एक जगह, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी खुद को मैनेज करने में. तो चलिए, जैसे एग्जांपल के तौर पर हम इसको रेंडर करके देखते हैं क्या ये पार्ट रेंडर हो पाएगा कि नहीं. तो हमने क्या करा, इस पार्ट को यहाँ पर कमेंट बना दिया इस तरह से, और यहाँ पर हमने वापस इसको कॉल कर दिया. तो देखो फिलहाल यहाँ पर क्या है, दो फाइल्स जो हैं वो यहाँ पर यूज़ में नहीं, डिसेबल्ड आ रही हैं. तो जब आप यहाँ पर कंट्रोल एस करोगे ना, तो देखो नीचे लिख के आएगा इस तरह से येलो कलर में. येलो कलर क्या होता है, आपको एक वार्निंग देता है कि भाई ऐप आपने डिफाइन तो किया है इसमें, बट कहीं यूज़ नहीं किया. ऐप इज़ डिफाइंड बट नेवर यूज्ड. तो हम पर्पसली कर रहे हैं, हमें पता है, तो आप अवॉइड कर सकते हो. और अगर आप इस एरर को डिसमिस करना चाहते हो तो इसको लाइन को कमेंट कर दो. अब क्या हो गया, सक्सेसफुल. तो एक आता है ग्रीन, एक आता है येलो, एक आता है रेड एरर. इसके अंदर रेड आ गया तो कुछ नहीं चलेगा, येलो पर आउटपुट आएगा, येलो वार्निंग है, ठीक है, रेड एरर है, ग्रीन तो ग्रीन सिग्नल है, सक्सेसफुल है, सब बढ़िया है. तो इसका आपको आउटपुट मिल जाएगा. और अगर हम लोग यहाँ रीलोड करेंगे तो आप देखेंगे हेलो वर्ल्ड हमारा प्रिंट हो रहा है इसके अंदर. So the result is displayed in the div id equal to root hello world div element. तो ये हमारा कहाँ है, पब्लिक फोल्डर के अंदर, और वहाँ पर हमारी index.html के अंदर इस तरह से डेटा रखा होगा जिसमें आपको डिस्प्ले होगा. Note that the element id does not have to be called root, but this is the standard convention. The HTML code uses JSX. JSX का मतलब होता है JavaScript XML, ठीक है. React JSX पर चलती है, which allows you to write HTML tags inside the JavaScript code. अब देखो, हम JavaScript पढ़ के आए हुए हैं, आपको पता है JavaScript में HTML डायरेक्ट रेंडर नहीं होता है. वहाँ पर आपको लिखना पड़ता है डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके, देन फिर आप करते हो. या फिर आप क्या दूसरा यूज़ करते हो तरीका कि भाई आपने एलिमेंट जो होता है डोम पर बनाते हो, फिर उसको एक आईडी देते हो, फिर उस आईडी को डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी से रेफरेंस देते हो, फिर उसके अंदर इनर HTML से डेटा डालते हो. एक तो ये तरीका होता है, या फिर आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर सीधे अपना लिख के आ जाते हो, ठीक है. बट रिएक्ट में आपको जो डेटा लिखने का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा. सो क्रिएट अ वेरिएबल दैट कंटेन्स HTML कोड एंड डिस्प्लेज इन द रूट नोड. रूट नोड को समझ लो. द रूट नोड वही है, रूट नोड जो ID इक्वल टू रूट है. द रूट नोड इज द HTML एलिमेंट वेयर यू वांट टू डिस्प्ले द रिजल्ट. इट इज like a container for content managed by React. It does not have to be div element. आप किसी भी एलिमेंट को जो डेटा को अपने अंदर डिस्प्ले करा सकते हो उसको बना सकते हो. बट वहाँ हमने डिव को ही क्यों रखा है, क्योंकि भाई डिव जो एलिमेंट बनाया गया वो कंटेनर के लिए होता है. यानी कि जब भी आपने कोई स्ट्रक्चर होल्ड कराना हो, कुछ रेंडर करना हो, तो हम लोग डिव को प्रेफर करते हैं. या फिर जब डिव नहीं हुआ करता था 2014 से पहले की अगर बात की, 8 से पहले की अगर बात करें तो टेबल का यूज़ होता था, बट तब रिएक्ट नहीं होता था. अब तो रिएक्ट है ना, तो हम तो यही चाहेंगे ना कि लेस स्ट्रक्चर लिखना पड़े. अब जैसे आप आज की डेट में टेबल अगर यूज़ करते हो, टेबल का स्ट्रक्चर कितना लेंदी होता है, टेबल देन TR देन TD, फिर उसके अंदर और भी चीज़ें हो सकती हैं जैसे कैप्शन हो गया, ठीक है. उसके अंदर और भी चीज़ें आप डिफाइन कर सकते हो, जैसे कि
टी फुटर, टी हेडर, है ना, इस तरह की चीज़, टी बॉडी। तो इतना हमें उसमें नहीं जाना है, हमें सिर्फ ऐसा पार्ट चाहिए कि जहाँ पर एलिमेंट हो, सीधे रेफरेंस हो और डेटा रेंडर हो जाए। टेबल प्रैक्टिस से आउट होने के पीछे थोड़ा रीज़न ही यही था, क्योंकि टेबल में काम तो बहुत इजीली होता था, वेबसाइट बनाना बहुत आसान था। प्रॉब्लम आती थी एसईओ के अंदर, क्योंकि एल्गोरिदम को आपके जो मैटर है इंपॉर्टेंट, वहाँ तक पहुँचने में बहुत ज़्यादा रीड करना पड़ता था। पहले टेबल पढ़ेगा, देन टेबल के अंदर टीआर पढ़ेगा, टीआर के अंदर फिर टीडी को पढ़ेगा या टीएच को पढ़ेगा, या अगर टी हेड है या टी फुटर है या कॉल ग्रुप है, इस तरह से बहुत लेंदी हो जाता है चीज़ें। डिम में कहता है सीधे डिव एलिमेंट और सीधे उसके इमीडिएट बाद में क्या होता है, मैटर होता है आपका। चलिए, तो यहाँ पर आप देखें, जैसे हमने यहाँ पे क्या लिखा, हेडर, हेडर को हमने क्या नाम दिया, आईडी इक्वल टू अरीना। तो हेडर के अंदर भी डेटा आपका जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो आप करके देख लेना इस चीज़ को, या मैं करके दिखा देता हूँ। जैसे क्या बोलें इसको, कुछ और नाम दे देते हैं। कौन सा एलिमेंट होता है, फुटर, ये लो हमने फुटर कर दिया। अगर सब सही रहेगा तो फुटर में भी डेटा आ जाएगा। देखो आगे ना, यहाँ पर लिखा है, तो पॉसिबल है, कर सकते हैं, बट डिव रखो। तो ये हो गया हमारा पार्ट, इसको मैं अनडू कर देता हूँ, फिलहाल डिफ़ॉल्ट पे ले आते हैं। अब बात करेंगे JSX की। What is JSX? JSX stand for JavaScript XML. JSX allows us to write HTML in React. JSX makes it easier to write and add HTML in React. So coding JSX allows us to write HTML elements in JavaScript and place them in a DOM. DOM मतलब document object model without any create element or append child method. अब ये create element और append child क्या है, हमने JS पढ़ा हुआ है। हम या तो DOM के ऊपर डायरेक्ट लिखनी बॉडी के अंदर H1 एलिमेंट, या फिर मैं जावास्क्रिप्ट से बना सकता हूँ। ठीक है, अब बनाओगे तो कोड लिखना पड़ेगा, और H1 एक ही लिखा जाता है पेज के अंदर, तो उसके लिए 4 या 5 लाइन का मैं जावास्क्रिप्ट का कोड क्यों लिखूं। ठीक है, आप जावास्क्रिप्ट वो काम करो ना जो आपको HTML में बहुत ज़्यादा लिखना पड़ रहा हो, जैसे कि लूप। अगर रिपीटेशन मुझे किसी चीज़ का कराना है तो उस कंडीशन में जावास्क्रिप्ट कोड लिखना अच्छी बात है। लेकिन अगर एलिमेंट ही एक बनाना है और उसको बनाने के लिए आप जावास्क्रिप्ट में 10 लाइनें लिख डालो, तो वो कहाँ की अक्लमंदी है, नहीं है ना कोई इसका फ़ायदा। हाँ, अगर मुझे, जैसे अब आप डायनामिक सीख चुके हो तो आपको पता है भी मुझे 40 प्रोडक्ट अगर लेके आने हैं, तो आप 40 फिजिकली अगर डोम पर बनाओगे कोई सेंस नहीं है। लेकिन अगर वही चीज़ डायनामिकली लेके आओगे तो कोड तो छोटा होगा ना, वो अपने आप क्या होगा, लूप हो जाएगा, है ना। तो लेंदी टास्क के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ना कि छोटे मोटे कामों के लिए। सो JSX कन्वर्ट HTML टैग्स इनटू रिएक्ट एलिमेंट। You are not required to use JSX, but JSX makes it easier to write React applications. तो दो एग्जाम्पल इसको समझने की कोशिश करते हैं। Here are two examples. The first uses JSX and second doesn't. So JSX में क्या होता है, आपने देखो एक वेरिएबल बनाया my element, और आपने H1 एलिमेंट के अंदर अपना मैसेज कंटेन किया I love JSX। ठीक है, तो अगर ये जावास्क्रिप्ट होता है एक्चुअल में तो ये इन्वर्टेड कोट में होता, बट यहाँ हम जावास्क्रिप्ट में ही लिख रहे हैं बट बिना इन्वर्टेड कोट के। ठीक है, तो यही है JSX का कमाल। अब आप इसको यहाँ पर सीधे क्या बोलोगे, रेंडर, तो ये रेंडर हो जाएगा। अब विदाउट JSX अगर मुझे करना हो तो क्या करना पड़ेगा, आप लिखोगे पहले रिएक्ट में जाके क्रिएट एलिमेंट। अब क्रिएट एलिमेंट जावास्क्रिप्ट है, ठीक है, उसके अंदर हमने H1 टैग बताया उसको। ठीक है, और इसके अंदर फ्रेगमेंट में हमने जाके लिखा आई डू नॉट यूज़ JSX। आउटपुट दोनों का सेम ही आएगा, दोनों से H1 ही बनेगा, लेकिन तुम्हारे लिए यूज़र फ्रेंडली कौन सा है, ये वाला कि ये वाला, आई थिंक ऊपर वाला, है ना। तो चलो चला के देखते हैं। इसको करेंगे कॉपी, और इस इंडेक्स फाइल की आपने कॉपी बना के रख लेना, ताकि इन फ्यूचर कभी आपको रिकवर करना पड़ जाए तो आपके पास बैकअप के लिए फाइल रहे।
अब मैं ओरिजिनल इंडेक्स फाइल को यहाँ से रिप्लेस कर दूंगा। क्या लिखा हमने यहाँ पर, ये लाइन, ठीक है। प्रेस कीजिए कंट्रोल एस, क्या लिखा है, कंपाइल्ड सक्सेसफुली। देखो कोड कितना छोटा सा हो गया। और आउटपुट में जाके देखो, यहाँ पर रिफ्रेश आ गया। इंस्पेक्ट करेंगे, यहाँ पर कौन सा टैग है, बन गया ना। अब विदाउट वाला एग्जांपल ट्राई करके देखो, ये वाला आउटपुट इससे भी वही मिलने वाला है आपको, ठीक है। हमने किया कंट्रोल एस, इधर आएंगे, इस फाइल में करेंगे रीलोड, इंस्पेक्ट, क्या दिख रहा है, दोनों से ही सेम चीज़ है। लेकिन आप वो मेथड देखो जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो। तो पहले वाला जो मेथड है आपका, वो आपका बहुत इजी अप्रोच है काम करने की। अगर यही चीज़ मैं ये सब हटा दूं JSX वगैरह यहाँ से, तो आपको ये ऐसे लिख के रेंडर कराना पड़ता फिर इन्वर्टेड कोड में, तब जाके कहीं ये चलेगा, ठीक है। अगर जावास्क्रिप्ट होगी प्रॉपर। और इसको समझते हैं ज़रा डिटेल में, इधर आ जाओ। As you can see in the first example, JSX allows us to write HTML directly within the JavaScript code. So JSX is an extension of the JavaScript language based on ES6. अब ये ES6 क्या है पता है तुम लोगों को, हमने ES6 ही पढ़ा था, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ECMA स्क्रिप्ट, जिससे फुल फॉर्म ऑफ ES, E स्टैंड फॉर ECMA, S स्टैंड फॉर स्क्रिप्ट। ES6 कौन सी ईयर में इंट्रोड्यूस हुआ था, 2015 के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था, 2015। और वहीं से जावास्क्रिप्ट के अंदर बहुत सारे एडिशन और ऑल्ट्रेशन हुए थे, ठीक है। एंड इज ट्रांसलेटेड इनटू रेगुलर जावास्क्रिप्ट एट रन टाइम। Expression in JSX. So with JSX you can write expression inside curly braces. The expression can be React variable or property or any other valid JavaScript expression. JSX will execute the expression and return the result. Example, execute the expression, हमने क्या लिखा 5 + 5। अब ट्रेडिशनली अब क्या करते, एक वेरिएबल बनाते, वेरिएबल के अंदर जाके आप x = 5, y = 5, z = x + y कर देते और z को लाके आप कॉल करते। यहाँ पर ये सब करने की ज़रूरत नहीं है रन टाइम पर, ठीक है। हमने सीधे लिखा करली ब्रेसेस के अंदर, जिसको बोलते हैं एक्सप्रेशन 5 + 5। तो आउटपुट क्या आएगा, रिएक्ट इज 10 टाइम बेटर विद JSX। तो आपका इससे कोड भी छोटा होता है और रिजल्ट भी बढ़िया आता है। ये देखो मैं जाके यहाँ पर ये लिख देता हूँ इसके अंदर, और आउटपुट देखो, है ना कोई वेरिएबल डिफाइन करना है ना कुछ, तो नंबर क्या होगा, सीधे सीधे रन टाइम पर ही कैलकुलेट हो जाएगा। अब अगर हम लोग जैसे लिखते हैं ना, वहाँ पर जावास्क्रिप्ट में डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो वहाँ पर अगर आप देखते हो कि जो कॉन्केटिनेशन होता है वो क्या होता है, प्लस से होता है। PHP पढ़ते हो तो उसमें किससे होता है, डॉट से होता है, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट में कन्फ्यूजन क्रिएट होता है प्लस के साथ। आपने नोटिस किया होगा कि मान लो कि मैंने टेक्स्ट लिख दिया और नंबर लिख दिया, टोटल ही नहीं होता कभी। लेकिन अगर मैं पहले नंबर लिख दूँ और बाद में प्लस लगा के टैक्स लिखता हूँ तो टोटल हो जाता है, क्योंकि वो लेफ्ट साइड पर टोटल करता है, राइट हैंड साइड पर टोटल नहीं कर पाता है। बट JSX में ऐसा कुछ नहीं है, आप पहले रख लो या बाद में रख लो। अगर यही चीज़ जावास्क्रिप्ट होती तो क्या टोटल होता हमारा, नहीं होता ना, रिएक्ट में हो गया। तो इसलिए रिएक्ट इज 10 टाइम्स बेटर विद JSX, ठीक है। कुछ कह रहे थे आप? हाँ कर देगा, क्योंकि यहाँ पर कॉन्केटेनेशन किसी ऑपरेटर से नहीं हो रहा ना, इसके अंदर डायरेक्ट ही काम चल रहा है। क्या करना है, हाँ बिल्कुल करेगा। चल तो कहाँ थे हम लोग, इस फाइल को बंद कर देते हैं। इंसर्टिंग अ लार्ज ब्लॉक ऑफ HTML। ये तो भी क्या, अभी एक एक लाइन चला रहे हो, अब एक लाइन से कोई वेबसाइट थोड़ी ना बनती है, बट हम लोग यूज टू हो रहे हैं धीरे धीरे ना, धीरे धीरे करके अपना लेवल इंक्रीज करेंगे। तो अभी तक हमने देखा एक लाइन अगर लिखना है तो बहुत सिंपल है, एक वेरिएबल बनाया, उसका कोई भी नाम रख दो। देखो वेरिएबल लिखने का तरीका वही है जो आप जावास्क्रिप्ट में पढ़ के आए हो।
भाई आपने ये पता है कि किसी भी वेरिएबल की बिगिनिंग हम लोग नंबर से नहीं कर सकते, है ना, नंबर से कोई वेरिएबल नहीं बनता। आप नंबर बाद में ज़रूर लगा सकते हो, नेम में स्पेस नहीं हो सकता है। आप कैमल केस का इस्तेमाल करोगे तो हमने यहाँ पर क्या कर रखा, कैमल केस ही है ना, माई एलिमेंट। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखो, टू राइट HTML ऑन मल्टीपल लाइंस पुट द HTML इनसाइड पैरेंथेसिस। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पर कुछ ऐसा क्रिएट करना चाह रहे हैं, सो क्रिएट अ लिस्ट विथ 3 लिस्ट आइटम्स। ठीक है, ऐसा कुछ क्रिएट हो जाए तो क्या करोगे, तो मैंने जैसे यहाँ से ये कॉपी किया और यहाँ लेके आ जाते हैं इसको, और इसको यहाँ डाल के देखो, कंट्रोल एस करो और रिजल्ट चेक करो। अब क्या ये काम वहाँ होता, नहीं होता ना जावास्क्रिप्ट में, यहाँ काम कर जाएगा आपका। तो मल्टी लाइन भी आप इसमें चला सकते हो इस तरह से। अंडू कर देते हैं वापस, चलिए आगे बढ़ेंगे। वन टॉप लेवल एलिमेंट, द HTML कोड मस्ट बी रैप्ड इन वन टॉप लेवल एलिमेंट। टॉप लेवल एलिमेंट क्या होता है, यानी कि क्या होता है ना, किसी एलिमेंट को, जैसे एग्जांपल के तौर पे ऐसा समझो, अभी हमने ULLI डाला जैसे, तो LI कितने भी हो, लेकिन LI के साथ एक उसका पेरेंट होता है, वो क्या होता है, या तो UL या OL, या अगर आप डेफिनेशन लिस्ट ट्राई करो तो DL या DT का या DD का जो पेरेंट होता है वो DL होता है। अगर मैं LI को ट्राई करूँ, UL को हटा दूँ, अब देखते हैं क्या हो गया, एरर आ गया ना, क्योंकि वो कह रहा है कि अपना एक पेरेंट बताओ कौन है। अब ये जो LI है ये बेचारे ऑर्फन है, अनाथ है, इनका कोई माँ बाप नहीं है इसके अंदर, तो ये एरर क्रिएट करेगा। देखो यहाँ पर जाओ, क्या लिखा रहा है, JSX एक्सप्रेशन मस्ट हैव वन पेरेंट एलिमेंट। अब वो पेरेंट एलिमेंट कौन हो सकता है, जो इनको रख सकता हो अपने पास, तो इनकी टेक केयर कौन कर सकता है, डिव कर सकता है, डिव में डाल दोगे तो ये नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन सेम एलिमेंट जब बार बार इसमें आएंगे और बिना किसी पेरेंट के होंगे तो रिएक्ट उसको रेंडर नहीं करेगा। जैसे कंट्रोल एस करोगे ना, देखो ऐसे नाराज़ हो जाएगा, एरर एरर लिखे आ जाएंगे, देख रहे हो, जरा सी बात पे इतना गुस्सा। और इधर जाओगे, ये देखो लिखा आ रहा है ना। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हुआ है, पेरेंट मिसिंग है। एक पेरेंट लगा लो, जैसे कि मैं इसको बोलता हूँ यहाँ पर एक डिव, और डिव को मैंने लाके यहाँ पर बंद करा दिया, नाराजगी दूर। तो एक कंटेनर चाहिए, तो इसका सीधा सा फंडा है, एक म्यान में दो तलवारें नहीं हो सकती। अब जैसे तुमने 2 डिव रख दिए तो ये भड़क जाएगा, देखो अभी नाराज करके दिखाता हूँ। जाओ और यहाँ जाके बोलो भाई मेरे पास एक और डिव है, फिर गुस्सा। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि नॉर्मली तुम्हारे सारे डेटा को कौन संभालता है? हम्म, हाँ भाई, जब तुम कोई वेबसाइट बनाते हो तो तुम्हारे पूरे पेज का कंटेंट कौन संभालता है? बॉडी, है ना। तो यहाँ तो बॉडी जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको बहकाना पड़ेगा। ठीक है, कैसे बहकाओगे, इसको बोलोगे भाई तुम सब एक पेरेंट के अंदर हो, लेकिन इसको ये बोलो कि इस तरह से कि ये नहीं पता कौन है तुम्हारा पेरेंट। अब ये सारे कंफ्यूज, और ये देखो ये खुश हो जाएगा, आउटपुट दे देगा आपको। चल गए, यही राइट वे है। ठीक है, तो इसी के ऊपर आते हैं हम जरा, यहाँ देखो, वन टॉप लेवल एलिमेंट, समझ गए ना। टॉप लेवल एलिमेंट यानी कि अगर 3 सिमिलर चीज़ें हैं और वो बिना किसी पेरेंट के होंगी तो ये कंफ्यूज रेंडर नहीं देगा। तो दी HTML कोड मस्ट बी रैप्ड इन वन टॉप लेवल एलिमेंट। सो इफ यू लाइक टू राइट 2 पैराग्राफ्स you must put them inside a parent element like a div element। ठीक है, wrap 2 paragraph inside a fragment, यानी कि या तो आप इस तरह से फ्रेगमेंट में डाल दो, नहीं तो डिव के अंदर तो कितने भी डिव बना ही सकते हैं ना। तो इन 2 डिव को बोलो भी तुम्हारे पेरेंट जो है वो ये हैं, तब भी बात चल जाएगी। ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मुझे डिव को इंट्रोड्यूस ही नहीं करना,
तो उस कंडीशन में ब्लैंक फ्रेगमेंट से तुम्हारा एरर सॉल्व हो जाएगा और आउटपुट में एक फालतू का डोम पर तुम्हें डिव नहीं दिखेगा, इसलिए ब्लैंक फ्रेगमेंट काम करता है। ठीक है, समझ आ गया? एलिमेंट्स मस्ट बी क्लोज्ड, ठीक है, क्योंकि भाई JSX चल रहा है, तो लास्ट क्लास में आपको ड्रीमव्यूअर का एक एग्जांपल दिया था। भाई अभी तक आप लोग इनपुट टाइप जो भी बनाते हो बंद नहीं करते हो, या जैसे मैंने मान लो यहाँ जाके इन दो डिव के बीच में लिख दिया, जैसे कि यहाँ इसको एंटर करके स्ट्रक्चर कर लेते हैं थोड़ा सा। क्या हुआ बताओ, कुछ मैंने गलत कर दिया क्या? स्ट्रक्चर क्लियर है ना अपना? अब मान लो मैंने इसके बीच में आके लिख दिया BR, तो ये देखो डायरेक्ट तो चलेगा नहीं, इसके अंदर ध्यान रखना जो भी आप टैग लिखोगे इस तरह से शुरू जरूर करना, और हमने इसको यहाँ पर बंद कर देना है। तो जैसे आप बंद करोगे देखो यहाँ पर 2 BR आ गए, नॉर्मली तो नहीं आते ना, तो या तो BR यहाँ पर आपको ओपन क्लोज करना पड़ेगा, और अगर आपने डायरेक्ट रख दिया तो ये नाराज हो जाएगा, कहता भैया बंद कहाँ करा है बताओ। तो ऐसे में भी एरर बना लेगा। ठीक है, क्या लिखा रहा है? JSX एरर है, तो आप इस जैसे ये एम्प्टी एलिमेंट होता है तो इसको सेल्फ क्लोज कर दो, अब चल जाएगा। तो बहुत सारे एरर आप ऐसे देखोगे जिससे आप परेशान हो रहोगे और आपकी वो छोटी छोटी गलतियाँ होंगी, तो मैं सारी चीज़ें पहले करके दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको सारे सिनेरियो पहले ही पता चल जाए, ये हुआ तो इसका मतलब ये चीज़ फिक्स करने का है अपने को, है ना। तो JSX follows XML rules and therefore HTML elements must be properly closed. So close empty elements with / and greater than. So जैसे कि constant my element हमारा input type text है, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से ये पूरा मैटर हटा दूँ, क्योंकि तो समझ ही गए हो आप, है ना, हमने ये डाल दिया। अब सोचो मुझे एक इनपुट फील्ड बनाना है, एरर ही एरर आ गया इसके अंदर, है ना। तो क्या बोल रहा है, पढ़ो ध्यान से एरर को, JSX एलिमेंट इनपुट हैज़ नो करस्पॉन्डिंग क्लोजिंग टैग। तो क्या करना पड़ेगा, या तो इनपुट लिख के बंद कर दो या फिर इसके आगे इस तरह से लिख दो। अब जब आप चलाओगे देखो इनपुट टाइप टेक्स्ट फील्ड अपना बन के तैयार हो गया। और देखो, सो JSX विल थ्रो एन एरर इफ द HTML इज नॉट प्रॉपरली क्लोज्ड। अब बात करेंगे एट्रीब्यूट क्लास इक्वल टू क्लास का नेम। देखो जावा रिएक्ट में दो तरह से काम होता है, हम फंक्शन भी बना सकते हैं और हम क्लास भी बना सकते हैं, और फंक्शन क्लास हमने PHP में भी पढ़ा है, फंक्शन क्लास हमने जावास्क्रिप्ट में भी पढ़ा है। तो मुख्तार क्लास का कोई एग्जांपल बताओ, क्लास क्या होता है? सुना है पहले नाम क्लास का? हाँ, क्या होता है? किसी भी चीज को अगर रखना हो, किसी भी डेटा को, तो उसको क्लास के अंदर रखते हैं। फायदा क्या होता है क्लास का? मतलब डेटा तो किसी में भी रख सकते हैं, ऑब्जेक्ट में भी रख सकते हैं। क्लास का बेनिफिट क्या होता है? कुछ बनाया कभी क्लास से? करा है, जैसे कि तुम तो स्टाइलिंग पे चले गए यार, मैं जावास्क्रिप्ट में क्लास की बात कर रहा हूँ। देखो क्या होता है ना, रिएक्ट में जब हम लोग कोई प्रोग्राम लिखते हैं मल्टी लाइन, स्पेशली ध्यान रखना है इस चीज़ को, ठीक है, तब हमें यहाँ पर जैसे मैं इधर दिखाता हूँ app.js, तो यहाँ पर क्या हमने फंक्शन अप्रोच का यूज़ किया है। फंक्शन आपने पढ़ रखा है जावास्क्रिप्ट में, और यही सेम काम हम लोग क्लास के थ्रू भी कर सकते हैं। अगर आपने कोई कंपोनेंट या कोई पेज क्लास अप्रोच के थ्रू बनाया है, तो ध्यान रखना उस कंडीशन में उस एलिमेंट को जब आप स्टाइल करने जाओगे
तो क्लास इक्वल टू नहीं रखोगे आप, क्या लिखोगे, क्लास नेम। ठीक है। अब ऐसा क्यों, ताकि क्लास क्लैश ना कर जाए क्लास कीवर्ड के साथ। क्योंकि जब कोई क्लास बनाते हो तो क्या लिखते हो, क्लास माई कार, और फिर उसके अंदर आप पब्लिक प्राइवेट वेरिएबल बनाते हो, प्रॉपर्टी और मेथड डिफाइन करते हो, और फिर जो माई कार है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। फिर आप न्यू में जाके क्या लिखते हैं, न्यू माई कार, और माई कार के अंदर आप डेटा पास करते हो। ऐसे ही होता है ना। तो क्लास कीवर्ड जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ वो कहीं इस धर क्लास जो हमने लिखा है उससे क्लैश ना कर जाए। जैसे हम लोग यहाँ पर जब भी स्टाइलिंग करेंगे किससे करेंगे, क्लास नेम। यहाँ पर HTML में जो हम लोग लिखते हैं ना, क्लास इक्वल टू क्लास पास कर देते हो या आईडी इक्वल टू आईडी पास कर देते हो, आईडी तो डायरेक्ट चलेगा, क्लास के केस में क्लास नहीं आएगा, क्लास नेम आएगा। अब JSX चल रहा है, तो ये क्या होगा, जब ये रेंडर होगा, नीचे क्या लिखा था है देखो यहाँ पर, कंपाइल्ड सक्सेसफुली, तो ये इसको आउटपुट में वापस से वही बना देगा क्लास। आपको वहाँ पर क्लास लिखा आएगा, ना कि क्लास नेम। ट्राई करके देखते हैं। हमने एक फाइल बनाई थी ना डिफ़ॉल्ट के नाम से, इसको कॉपी कर लो, ओरिजिनल इंडेक्स फाइल का ये कंटेंट हम डिसेबल कर देते हैं फॉर द टाइम। प्रेस करेंगे Ctrl+S, वेब ब्राउज़र में आएंगे, रिफ्रेश कर लेंगे। देखो यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है, क्लास ऐप लिखा रहा है ना, क्लास ऐप हेडर लिखा रहा है, बट बना तो ये उसके थ्रू था ना, क्लास नेम के थ्रू। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्या हो अगर मैं क्लास कर दूं, कोई दिक्कत हो जाएगी क्या? चलो मैं कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। Ctrl+S कर लो। क्या कोई एरर आया? नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हम फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, इसलिए। अगर क्लास होता तो ये दिक्कत क्रिएट करता, बट अभी फंक्शन है इसलिए आप सेफ हो। लेकिन अगर ये फंक्शन के थ्रू कंपोनेंट नहीं बनता, क्लास के थ्रू बनता, तब दिक्कत आ रही। तो इसका डिटेल्ड डेमो आप आगे देखोगे। ठीक है, बट आपको समझ में आ गया ना, क्लास नेम लिखा नहीं आएगा आउटपुट में, यहाँ लेकिन लिखना पड़ेगा। रेंडर जब होगा तो ऑटोमेटिकली क्लास में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एट्रीब्यूट क्लास इक्वल टू क्लास नेम, द क्लास एट्रीब्यूट इज मच यूज्ड एट्रीब्यूट इन HTML, यही ऐसे ही होता है ना। बट सिंस JSX इज रेंडर्ड एज जावास्क्रिप्ट एंड द क्लास कीवर्ड इज रिजर्व्ड वर्ड इन जावास्क्रिप्ट, so you are not allowed to use it in JSX. So use attribute instead of class name. So JSX resolved this by using class name. Instead, when JSX is rendered, it translate class name attributes into, यही देखा हमने प्रैक्टिकली अभी। तो जैसे कि एग्जांपल के तौर पर यूज एट्रीब्यूट क्लास नेम इंस्टेड ऑफ क्लास इन JSX, आप यहाँ लिखें क्लास नेम फॉर्म कंट्रोल, आउटपुट में आपको क्लास इक्वल टू फॉर्म कंट्रोल ही आएगा। ठीक है, ट्राई करके देख लो। चलिए यहाँ चेक करेंगे क्या लिखा रहा है, क्लास फॉर्म कंट्रोल, ना कि क्लास नेम। कंडीशंस, इफ स्टेटमेंट, React support if statement but not inside JSX। ठीक है, यानी कि जहाँ HTML का कोड चल रहा है वहाँ नहीं चलेगा, उससे पहले आप लिख सकते हो। To be able to use conditional statement in JSX, you should put the if statement outside of the JSX, or you would use a ternary expression instead of if else. Option 1, write if statement outside of the JSX code। अब JSX कोड का है जहाँ पर लोग ये इस तरह से चला रहे हैं। इससे पहले आप जो जावास्क्रिप्ट पढ़ गए हो पूरी चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन फंक्शन के अंदर या बाहर भी चला सकते हो। हमने एक वेरिएबल बनाया x इक्वल टू 5, क्या बोला, लेट टेक्स्ट इक्वल टू गुड बाय। हमने लिखा इफ x की वैल्यू लेस देन 10 है तो क्या है, हेलो, अदरवाइज गुड बाय। तो बस हमने यहाँ लिख दिया टेक्स्ट। ट्राई करके देखो। Ctrl+S, कोई एरर नहीं। चलाओ, ब्राउज़र में आओ, ये देखो क्या लिखा आ रहा है। क्यों लिखा आ रहा है? क्योंकि भाई लेस देन 10 है ना। हम बोलते हैं कि अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 10 है एग्जांपल के लिए, तो ये फॉल्स हो गया ना। तो क्या हो गया? तो चलिए अपना इफ एल्स इसके अंदर, तो आपको इफ एल्स चलाना आता है, आप चला सकते हो। ऑप्शन 2, टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर आप सभी ने पढ़ा हुआ है।
इसमें इफ एल्स कीवर्ड नहीं लिखा जाता है, आपका सीधे कंडीशन आ जाएगा। आपका क्या है, ये हो गया इफ, अगर x लेस देन 10 है तो हेलो, एल्स गुड बाय। चला के देखो, तो टर्नरी क्या करता है, कोड को छोटा कर देता है, सेम रिजल्ट आपको मिल जाएगा, है ना। और हम यहाँ पर जाके लिख देंगे भाई x जो है वो मान लो ग्रेटर देन 10 है, तो गुड बाय ट्रिगर होगा इसमें, यानी कि एल्स, है ना। तो मुक्ता टर्नरी ऑपरेटर पीएचपी में होता है क्या? नाम सुना है टर्नरी का? नहीं, नहीं सुना। आगे बढ़ते हैं। Note that in order to embed a JavaScript expression inside JSX, the JavaScript must be wrapped with curly braces. ठीक है, तो जब भी आपको कहीं पर भी JavaScript को कॉल करना हो, मेक श्योर करेंगे curly braces का, क्योंकि यहाँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट वगैरह काम नहीं करता है। ठीक है, तो curly braces के अंदर JS को डायरेक्ट कॉल करा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आज इतने रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि आपको मुझे फंक्शन बनाने सिखाने हैं, इसके अंदर क्लास कंपोनेंट बनाना सिखाना है, तो पहले हमें पढ़ना पड़ेगा ES6। तुमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बट एक क्विक रिवीजन देख लेंगे फटाफट से, सो दैट कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। तो इतना पढ़ने का क्या लग रहा है, रिएक्ट कॉम्प्लिकेटेड है, आसान है? आगे भी आसानी रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो बहुत इजीली आप काम कर लोगे। यहाँ कोड बहुत छोटा होता है, बस सबसे बढ़िया बात यही चीज़ है इसकी, आउटपुट बड़े तगड़े तगड़े निकलेंगे। ये फायदा है। और ये लाइट वेट होने का सबसे बड़ा रीज़न इसका यही है, जब भी कोई वेबसाइट बनेगी और उसमें अगर .html पेज बहुत ज़्यादा होंगे, वो वेबसाइट हैवी होगी। क्योंकि HTML पेज का मतलब ये हुआ कि फिजिकल डोम, यानी कि हर जगह आपने पूरा स्ट्रक्चर कोड का लिखा है। बट हम कर रहे हैं यहाँ पर प्रोग्रामिंग रिएक्ट के अंदर, तो रिएक्ट का डेटा जो होता है वो एक ही फाइल से रिप्लेस होता रहता है। इसी वजह से अरीना की जो नई वाली वेबसाइट है वो इतना फटाफट खुल रही, पता भी नहीं चल रहा। आप पेज खोलते हो, डेटा लोड होता है, देखो डेटा आ चुका है पूरा। चलो, हो सकता है हमें ये लगे इसकी कैशे हिस्ट्री बन गई है, हम इनकॉग्निटो में ही चला लेते हैं। देखो कितना तेज़ी से डेटा आ रहा है, टाइम ही नहीं लगता। इसलिए जहाँ पर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट होगी, भाई काम ऐसा होना चाहिए फटाफट, आप न्यूज़ एंड मीडिया पे क्लिक करो, फट से डेटा आएगा सीधे, बिना कोई लोडिंग, बिना कोई प्रोसेसिंग, एकदम क्विक। इसलिए रिएक्ट की रिक्वायरमेंट मार्केट में है। अब जब आप फेसबुक या इंस्टा चलाते हो तो क्या कोई बफरिंग होती है क्या उसमें? नहीं ना, कैट 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 डेटा आता जाता है, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, पीछे लोड होता रहता है अपने आप। तो इस तरह से काम चलता है। तो जहाँ हाईली स्केलेबल प्रोजेक्ट, जैसे फ्लिपकार्ट है, रिएक्ट पे बना हुआ है, तभी इतना क्विक चलता है। जैसे यहाँ लिखो, इससे भी तेज़ खुलेगा क्योंकि फ्लिपकार्ट का सर्वर काफ़ी फास्ट है। आपको ऐसा लगेगा जैसे पहले से खुला रखा था, बस मैंने स्विच ऑन किया, है ना, एकदम। यहाँ लिखा है फटाक से आउटपुट, किस पे बना है, रिएक्ट पे बना हुआ है। तो आप वेबसाइट वगैरह को चेक करने के लिए एक एक्सटेंशन वगैरह आता है, वो इंस्टॉल कर सकते हो, वेब एप्लाइजर, और यहाँ जाके आपको दिख जाएगा क्या चल रहा है, रिएक्ट, है ना। तो किसी भी साइट की टेक्नोलॉजी को हम बहुत इजीली पता लगा सकते हैं। तो ये था आज का हमारा पार्ट, आज के लिए इतना ही।